नमस्कार। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, आप सबको इमरजेंसी के दिन में याद कर रहा हूँ क्योंकि लोकतंत्र है तभी हम लोग हैं, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस है। नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। और हमारे साथ रजनीश जी है। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का डिस्कशन जो इमरजेंसी और 25 जून की जो आज आज का दिन 25 जून जब इमरजेंसी लगाया गया था हमारे देश में। तो आइए हम बात करते हैं इस पे। तो सर, पहला जो मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये 25 जून का जो तारीख है जब इमरजेंसी लगाया गया था इस पे थोड़ा आप विश्लेषण, इस पे थोड़ा आप बताइए इसके बारे में कि क्या हुआ था। ये 25 जून मैंने आज ही के दिन 1975 में आधी रात के समय में देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और हर इस आपातकाल की मुख्य बात ये थी कि लोगों के नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे, छीन लिए गए थे। और देश में जो अपोजिशन के जितने बड़े लीडर्स थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और ये सब जो नामी नेता है, ये सब जेल में डाल दिए गए थे। और बाद में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत छोटे छोटे बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई। और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग, जो लोग इमरजेंसी के विरोध में थे, जैसे श्रीमान चंद्रशेखर, श्री रामधन, मोहन धारिया, इन लोगों की कांग्रेस में भी गिरफ्तारी हुई। मतलब लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह समाप्त करके पूरी की पूरी सत्ता श्रीमती गांधी ने अपने हाथ में ले ली। जी सर। इसलिए 25 और जून को हम लोग याद करते हैं, ये काला दिन, लोकतंत्र के लिए काला दिन, क्योंकि लोकतंत्र है तभी किसी के पास सत्ता और शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। अब सर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि तब उस वक्त पे तत्कालीन क्या स्थिति थी कि देश में इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, या हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी को लागू किया गया हमारे देश में। इसमें तो तत्कालिक कारण थे, इमीडिएट कॉज हम कह सकते हैं। पृष्ठभूमि इसकी इमरजेंसी लगने की बहुत पहले से बन रही। इमरजेंसी लगी है 25 जून 1975 को, लेकिन पहले से ही ऐसी स्थिति थी कि 8 जनवरी 1975 के दिन ही वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमान सिद्धार्थ शंकर रे, जो इंदिरा जी के काफी करीबी थे और इन्हें कांग्रेस पार्टी में संविधान के जानकार के रूप में जाना जाता था, ने इंदिरा जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी जाए और अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये बात पहले से ही चल रही थी। और उसका मूल कारण क्या था कि मार्च 71 में इंदिरा जी को देश में अभूतपूर्व बहुमत मिला था। जो चुनाव हुए थे, उन्होंने समय से पहले चुनाव करा दिए थे, तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी भारी बहुमत बहुमत थी पार्लियामेंट में। और फिर हम सब जानते हैं 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 14 डेज के वार में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने हथियार भारतीय सेना के सामने डाल दिया और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इससे इंदिरा जी की एक विराट छवि बनी देश के जनमानस में। हम कुछ कुछ तुलना कर सकते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, जैसे इनकी छवि उड़ी हमला और पुलवामा के अटैक के बाद, बालाकोट अटैक के बाद बनी है। तो इंदिरा जी की इससे कई गुना विराट छवि थी देश की जनता में। और इससे क्या हुआ, उनको मन में जो आना आया, चाहती थी हम जो चाहे वह कर लेंगे, फिर ये भावना धीरे धीरे बिल्ड होने लगी। और इसके दूसरे कारण क्या थे कि कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे स्टेट में थे, तो वो चीफ मिनिस्टर्स उतने विजनरी नहीं थे। जैसे इंदिरा जी विजनरी थी या उनके एडवाइजर्स कॉम्पिटेंट थे, जैसे पीएन हक्सर है और भी आर वेंकटरामन थे। ये लोग जो कॉम्पिटेंट लोग थे उनके साथ, तो श्रीमान प्रणब मुखर्जी थे। तो ऐसे कॉम्पिटेंट लोग चीफ मिनिस्टर्स नहीं थे। जैसे बिहार में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे और गुजरात में चिमनभाई पटेल थे। तो ये लोग कुछ, विजनरी का मतलब क्या है कि देश में जनसंख्या बढ़ रही थी
लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके निकल रहे थे और रोजगार के लिए कोई एडवांसमेंट नहीं थी। मीन्स जैसे मैं बिहार के बारे में कह सकता हूँ कि बेरोजगारी चरम पर थी। और जैसे पंजाब ने हरित क्रांति का लाभ उठाया, तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उससे कोई लाभ उठा नहीं पाए, जिससे कि गांव में लोगों को, खेती में जो लोग अग्रेरियन माने फार्मर्स थे, उनको कोई बड़ी बेनिफिट होती। ना ही इनमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वाली विजन थी, जिससे कि इंडस्ट्री के बारे में कुछ करके और रोजगार बढ़ाते। तो इस कारण से बेरोजगारी अपने चरम पर थी। महंगाई युद्ध हुआ था, तो लड़ाई लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो महंगाई भी बहुत ज्यादा थी। और जो पॉलिटिशियंस थे वो अपने करप्शन में लगे हुए थे। जैसे गुजरात में चिमन भाई पटेल थे, तो चिमन चोर का एक नारा ही उस समय चल रहा था। और अंत में मोरारजी देसाई ने स्ट्राइक करके, अनशन करके वहां के विधानसभा को भंग करवा दिया और वहां चुनाव हुए, तो उसमें अपोजिशन पार्टी की जीत भी हुई। फिर रेलवे में बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, जॉर्ज फर्नांडिस, जिसके लिए आज तक 3 सप्ताह का रेलवे स्ट्राइक था। तो पूरे देश में रेल यातायात बंद हो गया, क्योंकि रेल में जो कर्मचारी थे उनका महीना ही नहीं चल पाता था जो तनख्वाह उनको मिल रहा था। महंगाई ज्यादा, और उनकी तनख्वाह इतनी थी कि माने खाना पीना, जो बच्चे के पढ़ाई लिखाई इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, वो भी पूरा नहीं हो पाता था। इसीलिए जॉर्ज फर्नांडिस के आह्वान पे पूरे देश में 3 सप्ताह तक कोई ट्रेन नहीं चली। तो बाद में इंदिरा जी ने बल प्रयोग करके इस हड़ताल को समाप्त करवाया, नहीं तो नहीं होता। फिर बिहार में भी ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ गुजरात के बाद। एक छात्र संघर्ष समिति बनी थी, 74 की बात है, अप्रैल 74 में। और देश की विकट स्थिति को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने बिहार छात्र संघर्ष समिति को अपना आशीर्वाद दिया, जिसके कारण देश में आंदोलन जोर पकड़ लिया। डेली कहीं न कहीं प्रदर्शन, डेली हड़ताल, डेली विरोध। युवाओं में इतना जोश था, मरने मारने पर उतारू थे, रोजगार नहीं थी, मतलब पूरी अव्यवस्था फैल रही थी। लेकिन श्रीमती गांधी इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। उनको लग रहा था हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, अपोजिशन वाले की सुनना नहीं है। उनके सहयोगी चंद्रशेखर उनको कहते भी थे, बेटर यू लूज वन स्टेट रेदर देन होल इंडिया, लेकिन अच्छी सलाह तो सुन नहीं रहे थे। इसीलिए स्थिति बहुत बिगड़ गई और इमरजेंसी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। और इसमें जो सबसे कैटलिस्ट का काम किया, तात्कालिक कारण था, जो इंदिरा जी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया 12 जून के दिन। देश जी की सर। प्रधानमंत्री जो चुनी गई थी रायबरेली से, उनके अपोजिशन में राजनारायण जी थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। तो उस पिटीशन पर फैसला आया 12 जून को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्रीमान जगमोहन लाल सिन्हा ने माने इंदिरा जी को इलेक्शन को वैध डिक्लेयर कर दिया। और वो देश की प्रधानमंत्री थी और उनकी एमपी सीट चली गई, और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी ऑफिस होल्ड करने से प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली 20 दिन का दे दिया था उनको स्टे। लेकिन ये सबसे तात्कालिक कारण। जी सर बिल्कुल। और सर एक सवाल ये भी है कि हम जानते कि इस तरह डेमोक्रेसी का काफ़ी चीज़ें, डेमोक्रेसी एंटी डेमोक्रेटिक था उस इस इमरजेंसी डिसीजन में, लेकिन इसमें सिर्फ खराब चीज़ें हुई है या कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है इमरजेंसी के दौरान? शर्मा जी, मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर जाने से पहले हमें थोड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को डिस्कस कर लिया जाए, जिससे कि ठीक है हमें जी सर। प्रधानमंत्री के मानसिक स्थिति को समझने में थोड़ा मदद मिलेगी। जी। हुआ क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्रीमान जगमोहन लाल सिन्हा ने जिस आधार पर इंदिरा जी के इलेक्शन को अवैध घोषित किया था, आज के दिन अगर हम लोग सोचे तो हम लोग को हंसी आएगी। आपको मैंने लगेगा कि जो उनको करप्ट प्रैक्टिस के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया वह यह था कि वहां पर सरकारी खर्चे से इनके भाषण देने के लिए माइक और रोस्ट्रम लगाया गया। जब कोर्ट में यह बहस हुई कि क्योंकि वो एमपी का इलेक्शन लड़ रही थी
और देश की प्रधानमंत्री थी, और उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की सरकार थी, त्रिभुवन सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो माने एक ब्लू बुक है, हम लोग जो माने सरकारी नौकरी में रहे हम जानते हैं, ब्लू बुक में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किसी के किसी समय क्या काम करना है। तो देश की वह प्रधानमंत्री थी, उनके चुनाव अभियान का एक अलग ही दर्जा, साधारण एमपी नहीं थी, साधारण कैंडिडेट नहीं थी। तो इसके लिए ब्लू बुक में ऑर्डर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का कहीं पर इलेक्शन का भाषण है, कहीं पर रैली है, तो उसके लिए जो रोस्ट्रम है, लाउड स्पीकर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, ये सब की व्यवस्था वहाँ की सरकार करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व है। अगर रोस्टम कोई प्राइवेट एजेंसी से हायर किया जाता है, लाउड स्पीकर की वायरिंग होती है, अब इस समय कुछ विस्फोटक एक्सप्लोसिव कुछ भी हो सकता है, तो यह खतरनाक होगी। इसीलिए यहाँ के डीएम ने कहा भी कि हमने अपने ब्लू बुक का में जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे लेट डाउन, इसी के बेसिस पे हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए रोस्टम लगवाए, लाउड स्पीकर लगवाए थे, और जो करना चाहिए था व्यवस्था की थी। लेकिन श्रीमान जगमोहन लाल सिन्हा ने इसे कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं, रोस्टम लगाया जाना उन्होंने माना कि करप्ट प्रैक्टिस है, और इससे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ही ठहरा दिया। तो एक माने है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उसके लिए लाउड स्पीकर अगर लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुझे भी लग रहा है उसकी ड्यूटी है, वो लगानी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे में रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरा ये है, दूसरा भी कारण बहुत ही फिल्सी ग्राउंड लग रहा है कि जिस ग्राउंड पे मैंने हाउ जज गॉट इन्फ्लुएंस, दैट इज ए हाई कोर्ट जज, ए सीजन्ड एंड लर्नेड जज, आई टू फील मैंने लिटिल एप्रीहेंसिव। जैसे मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने माना भी ये बात। एक मैंने इंदिरा जी के सेक्रेटरी थे यशपाल कपूर, तो उन्होंने 14 जनवरी को रिजाइन किया, क्योंकि उनके इलेक्शन कैंपेन में उन्हें शामिल होना था, और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करते करते 25 जनवरी को, और इंदिरा जी ने 1 फरवरी को नॉमिनेशन किया। लेकिन जज साहब ने कहा कि एक पत्रकार वार्ता में इंदिरा जी ने दिसंबर में ही बोला था, तो पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या आप अपनी निर्वाचन क्षेत्र बदल रही है, तो इंदिरा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं बदल रही। तो जज साहब ने 29 दिसंबर को जो इंदिरा जी ने स्टेटमेंट दिया था, उसी को एक्सेप्ट किया। She became candidate from Raebareli ऑटोमेटिकली, और 25 तारीख से यशपाल कपूर, जिनकी एक्सेप्ट हुई नहीं, मैंने 25 जनवरी से यशपाल कपूर की रेजिग्नेशन इफेक्टिव हुई, तो उन्होंने जो काम करना शुरू कर दिया, यह करप्ट प्रैक्टिस। आपको समझ में नहीं आया ऐसे? मतलब 29 दिसंबर को ही इंदिरा जी कैंडिडेट हो गए, तब तो 25 जनवरी से कोई अगर रिजाइन कर रहा है और उनके लिए काम कर रहा है, तो करप्ट प्रैक्टिस माना जाए। लेकिन अच्छा। अगर 1 फरवरी को जो नॉमिनेशन हुआ, जी तो जी जी। 25 जनवरी की रेजिग्नेशन है, तो आदमी फ्री है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है उस बीच में। हाँ हाँ हाँ। इस दोनों आधार पर मतलब डिस्क्वालीफाई किया गया, तो इस बात को इंदिरा जी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा। उन्हें देश में जो एक मोरल हैवॉक क्रिएट हुआ, जो अपोजिशन लीडर जेपी के नेतृत्व में, और पूरा न्यूज़पेपर एवरीवेयर देयर जी वाज जी ए जी। फ्लैश ऑफ द न्यूज कि इंदिरा गांधी इलेक्शन गॉट कैंसिल, मींस डिक्लेयर्ड वाइड, और उनको 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन उनको लग रहा था कि मैं प्रधानमंत्री थी, अपोजिशन लीडर की चीफ मिनिस्टरी थी, और उन्होंने मेरे भाषण के लिए एक रोस्टम लगाया, और एक करप्ट प्रैक्टिस कैसे ज्यादा से ज्यादा मैंने कोर्ट कह सकती है, जैसा कि उसने हम्म। मैथमेटिक्स किया था कि 16,000 रुपया रोस्टम के लिए, 800 रुपया लाउड हम्म। स्पीकर के लिए, 232 रुपया हम्म। कार का खर्च, टोटल करने के हम्म। बाद भी हम्म। 31,000 रुपया आता था टोटल, जबकि चुनावी खर्च 35,000 रुपया थी। तो इंदिरा अच्छा। जी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। खासकर उनके बिल्कुल। लड़का जो संजय गांधी थे, हम्म। वो लौट के सामने आए, और जी मैंने इंदिरा जी के जो सलाहकार थे, उसमें बहुत लोग प्रधानमंत्री बनने का सोच भी रहे थे, अपोजिशन अच्छा। एक्सटेंशन मांग रही थी।
अच्छा। देखिए संजय गांधी गुड़गांव में मारुति फैक्ट्री उस समय लगा रहे थे, हम सब हम्म। जानते हैं। तो हम्म। अ, संजय गांधी के आते ही माहौल बदल गया। संजय गांधी हम्म। बिकेम अडामेंट, तुरंत उन्होंने माहौल चेंज कर दिया कि नहीं, रेजिग्नेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये जो फैसला है बाइस्ड है, लेट अस गो टू सुप्रीम कोर्ट। एंड ही वाज डेड कॉन्फिडेंट कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला उलट जाएगा और प्रधानमंत्री पद छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। ये जो बात थी संजय गांधी ने जो शुरू कर दी, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। इंदिरा जी ने एकदम से मन बना लिया कि उन्हें रिजाइन करना ही नहीं है, एंड उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन का पाथ अडॉप्ट कर लिया। जी जी। और उसके बाद 20 जून को उन्होंने एक भारी रैली की, बहुत सारे लोग आए। तो जी उसके जवाब में अपोजिशन लीडर्स ने जेपी के नेतृत्व में 25 जनवरी को दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली, उसमें और भी भारी भीड़ हुई। और जेपी तो मोरल अथॉरिटी थे, गांधी जी के फाइबर में थे। जेपी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हजारीबाग जेल से जी स्केप करके बहुत नाम कमाया था, तो उनमें जी। एक मोरल अथॉरिटी तो थी ही। तो जेपी ने अच्छा डायरेक्ट डिमांड किया कि इंदिरा मस्ट रिजाइन, क्योंकि अच्छा। अच्छा प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर हो चुकी है, अच्छा। अच्छा। रिजाइन। सर यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब हम बात कर रहे हैं हमारे जो बाकी नेता थे इनमें बड़े 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 नेता थे, इनमें से किसी ने ये कोशिश की कि जेपी जी और इंदिरा जी के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए, कॉम्प्रोमाइज की कोई मतलब कोई ऐसी बातचीत हो और वो किसी कॉम्प्रोमाइज पे आए, ऐसी कोई कोशिश हुई थी किसी की तौर से? कांग्रेस के लीडर श्रीमान श्री चंद्रशेखर, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, हम सब जानते हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि जेपी में और इंदिरा जी में कॉम्प्रोमाइज हो जाए और एक कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता खत्म हो जाए। क्योंकि बिहार छात्र संघर्ष समिति बनी थी, तो उसके बाद श्री चंद्रशेखर ने और सॉरी जेपी भेल्लौर में गए थे ऑपरेशन के लिए। तो चंद्रशेखर इंदिरा जी से पूछ के गई कि आप जेपी की बात मान लीजिए। जेपी मैंने बिहार छात्र संघर्ष समिति की एक ही डिमांड थी कि गुजरात के तरह बिहार विधानसभा को निलंबित कर दी जाए और उसके बाद बिहार में चुनाव हो जाए। तो ये बात गुजरात में ऐसा हो चुका था। तो इंदिरा जी के जो सलाहकार थे, वो लोग इन्हें समझा रहे थे ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब जेपी ने उन्हें समझाया, ये श्री चंद्रशेखर ने, कि देखिए एक लिमिट से ज्यादा करने से आप बिहार के चक्कर में, गुजरात के चक्कर में पूरा देश आपके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए जेपी की बात आप मान लीजिए। क्योंकि जेपी अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो छात्रों के लिए कर रहे थे। और उन्होंने जेपी को भी समझाया कि एक लिमिट से ज्यादा, एक चुनी हुई प्रधानमंत्री है, आप एक लिमिट से ज्यादा प्रेस मत कीजिए, डोंट कॉर्नर हर, अदरवाइज सी विल ओवर रिएक्ट। और बीजू जनता दल बाद में जो बना, बीजू पटनायक भी कह रहे थे, बात बनने वाली भी थी जेपी में और श्रीमती इंदिरा गांधी में मीटिंग हुई, आयोजित हुई, जिसमें पहले से तय था कि केवल चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी रहेंगी, दिल्ली में वार्ता होनी थी। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने बाबू जगजीवन राम को बुला लिया। और उस समय मैंने कोई भी काम बिगाड़ना रहता था तो इंदिरा जी एक प्रैक्टिस लगा रखती थी, बाबू जगजीवन राम को बुला लेती थी और जो बात वो कहना चाहती थी वह जगजीवन बाबू के मुंह से कहवाती। तो बाबू जगजीवन राम को देखते ही चंद्रशेखर समझ गए कि मामला बिगड़ने वाला है। तो उन्होंने, जब ड्राफ्ट पढ़ा जा रहा था, उसमें था कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया, निलंबित किया जाए और बाद में भंग कर दी जाए। ये था ड्राफ्ट, जिस पर जेपी ने पढ़ के बोला। बाबू जगजीवन राम ने उसमें एक पेंसिल लगाई कि निलंबित करना तो ठीक है, लेकिन भंग क्यों किया जाए, चुनी हुई सरकार है, ये है वो है। और जेपी तो सोच के आए थे, उनको कहा गया था कि कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन बाबू जगजीवन राम ने अरंगा लगा दिया, जिस कारण से वह वार्ता फेल हो गई। और जेपी को भी सिखाने पढ़ाने वाले थे रामनाथ गोयन का, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, हैं, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई। तो वो भी जेपी को, और एक गंगा बाबू थे, भड़काते थे कि कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो सबसे जो ईमानदार पहल किसी ने की थी तो श्री चंद्रशेखर ने की थी। तो उनको एहसास था कि इस कन्फ्रंटेशन से कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, उल्टा इंदिरा गांधी ओवर रिएक्ट करेंगी और कुछ ज्यादा ही कठोर करेंगे।
जी जी। तो बेसिकली बात ये बन गया कि जैसे कॉम्प्रोमाइज की भी कोशिश थी, तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए भड़काने की भी कोशिश हो रही थी, तो दोनों तरफ ही मामला था। और जितना मैंने अब तक सुना आपसे, तो यही पता लगता है कि ऐसा किसी का भी एक तरफा किसी का गलती नहीं है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स है जो पर इवेंट सीक्वेंशियली, हाँ, बहुत सारे इवेंट सीक्वेंशियली किस दोनों साइड से गलत किया गया और अल्टीमेटली फिर ऐसी एक घटना होगी। तो फिर नहीं, मतलब उसमें इस चीज की। सिचुएशन ऐसा था कि इंदिरा जी के लिए प्रशासन संभालना मुश्किल हो रहा था। जी जी महंगाई इतनी बढ़ गई थी, और उस महंगाई बढ़ाने में, जी। माने महंगाई बढ़ाने में जो एक काला बाजार जो व्यापारी है उनका भी बड़ा हाथ। हम तो जी। देश में देखते हैं, हम सबने अभी देखा कोरोना काल है, लोग तो इतने हम्म जल्लाद सब है कि कोरोना के टीका में घोटाला कर दिए। बॉम्बे वाला केस सुना होगा आपने, रेमडेसिविर जो वो हम्म। स्पेशल मेडिसिन की जरूरत थी, उसमें घोटाला शुरू कर। तो जल्लाद हम्म किस्म के लोग हैं ही। तो ये जो हम्म। ब्लैक मार्केटियर थे, स्मगलर्स थे, इन लोगों की, माने इन लोगों ने बाजार में कोहराम मचा रखा, और जी जी साधारण जी। लोग का जीना मुश्किल हो रहा। और जो कानून थी, उस कानून से संभले संभल नहीं रहे थे। माने जी। डेली पुलिस के पास किसी चोर और डकैत को पकड़ने के लिए टाइम ही नहीं था। डेली हर अच्छा जगह प्रदर्शन, आंदोलन, हर जगह चलता। अच्छा अच्छा। एडमिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज कॉर्नर, ऑलमोस्ट कॉर्नर। और उसका अच्छा। एक रीजन था, ये चीफ मिनिस्टर साहब रोजगार क्रिएट नहीं कर रहे थे। यूथ क्या कर, हम्म उसको तो हम्म। यंग जनरेशन को कुछ तो काम चाहिए। और बिल्कुल बेरोजगारी बिल्कुल। कुछ ज्यादा थी, महंगाई भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो फिर वही सवाल आता है दोबारा कि इसके फिर फायदे क्या हुए? इंदिरा गांधी जी को फायदा क्या हुआ, या एज ए होल इस देश को क्या फायदा हुआ? मतलब इस बात क्या है कि फायदा, तात्कालिक फायदा ये हुआ कि जो ये मार्केट, ब्लैक मार्केट या स्मगलर, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बाजार में जो कीमतों में बेतहाशा वृद्धि थी, तो महंगाई कम हो गई। उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग थोड़ा बंद हो गई। ये काला बाजारी जो ये लोग कर रहे थे, तो ये लोग इमरजेंसी में भयभीत हो गए। उस समय लोग कहते हैं कि आपको 1 ग्राम कोई कम नहीं देता, 2 ग्राम वेट आपको ज्यादा देता, लेकिन कम नहीं देता। प्राइस जैसे शुगर की डिक्लेयर्ड थी 6 रुपीज पर केजी या 4 रुपीज पर केजी, तो कहीं पर भी छुप छुपा के भी कोई आपको 4 रुपीज 20 पैसा में नहीं देता। मैंने देर वॉज 100% ऑनेस्टी इन द मार्केट। फिर सरकारी कर्मचारी 5 मिनट पहले जाने लगे, सारी हड़ताल बंद हो गई। ट्रेन, सबसे अद्भुत बात थी कि सारी ट्रेन टाइम से चलने लगी। नो रोड एक्सीडेंट, नो सॉरी, नो ट्रेन एक्सीडेंट, कोई टाइम में फेल्योर नहीं। माने एक अनुशासन इमीडिएट आ गया। क्योंकि देश में मन इतना चिल्ला चिल्ली मच रखा था, और इंदिरा गांधी बोल भी रही थी, द कंडीशन ऑफ कंट्री जस्ट लाइक ए क्राइम चाइल्ड, नीड टू बी सेक्योर। तो एक जोर से बच्चा को पढ़ के हिला देते हैं, तो सच में वैसा ही हुआ था। मैंने इमीडिएट अनुशासन तो आया, ये था फायदे। ये देखा गया, जो उस समय के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चीजें तो जी जी। सुधर गई। बिल्कुल, ये मैंने भी बहुतों को कहते सुना है कि इस ये उस टाइम के बाद दोबारा देश में देखा नहीं गया, ये अनुशासन, वैसा अनुशासन। विनोबा भावे भी और बोले थे कि अनुशासन पर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज को एक तरफा देखने से फायदा नहीं है। अब जब हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें फिर नुकसान और फायदे दोनों हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों का ही असर हमारे देश के इतिहास में दोनों का ही असर है। तो सर, अगला सवाल जो ये है कि मैं अगर बात करूं कि हम जो इनिशियली कह रहे थे एक एंटी डेमोक्रेटिक मूव था, तो ये इमरजेंसी मूव जो डिसीजन है, उससे हमारे डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ा? डेमोक्रेसी पे तो बहुत ही बैड असर हुआ। मतलब यह एक गलत बात थी। माने देश में और भी कानून थे, या अगर इन्हें ब्लैक मार्केटियर को पकड़ना था, या टाइम पर चलाना था, या अरेस्ट करना था, तो अगर कानून पर्याप्त नहीं थे तो कानून बना दिए जाने चाहिए थे। लेकिन जो लोकतंत्र का मूल आधार है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, उसको जो सस्पेंड कर दिया गया एक तरह से। और बाद में 42 अमेंडमेंट लेके आई इंदिरा गांधी, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को असीमित अधिकार दे दिए। मतलब जो चाहे करे, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब अगर आप संविधान को नहीं मानते,
जैसा कि पाकिस्तान में होता है। सिकंदर मिर्जा ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो उन्होंने जनरल अयूब खान को यही बोला था कि संविधान क्या है, देखो ये कागज की ये बुक है, मैं इसको ऐसे फाड़ के फेंक रहा हूं। तो जिस संविधान से सिकंदर मिर्जा राष्ट्रपति बने थे उसको उन्होंने ऐसे बोला फाड़ के फेंक। तो फिर जनरल अयूब को लगा जब संविधान ही नहीं है तो सिकंदर मिर्जा क्यों, मैं क्यों नहीं जनरल बन जाऊं। तो जिस पार्लियामेंट से पावर लेके, जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पावर लेके इंदिरा जी बनी थी प्राइम मिनिस्टर, तो उसके जो मेन चीज है उसको उन्हें टच नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि तो लोकतंत्र के मूल आधार पे आघात था। इंदिरा जी नेहरू, पंडित नेहरू की बेटी थी, उनमें डेमोक्रेटिक फाइबर था। उन्होंने 2 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 साल बाद इमरजेंसी हटा दी और देश में चुनाव करा। लेकिन अगर वही कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसमें डेमोक्रेटिक फाइबर नहीं होता, जिसमें डेमोक्रेसी के लिए रेस्पेक्ट नहीं होता, जैसे कि हमारे आसपास सभी में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान है, जो भी पड़ोसी देश, हर जगह यही हो रहा है, कहीं पर भी डेमोक्रेसी चली नहीं। तो अगर कोई गलत आदमी वहां पर होता, जैसे कि उस समय डिफेंस मिनिस्टर बंसीलाल इंदिरा जी को सलाह देते थे कि हमें चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं, वी डोंट वांट 10 ईयर इलेक्शन। संजय गांधी लाइकली टू बी डिक्टेटर। तो गलत आदमी होता तो देश में लोकतंत्र ही समाप्त हो जाता। और उस समय जो लोग बता रहे हैं, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान किया और चुनाव की घोषणा की, उस समय देश में एकदम शांति छाया हुआ था। सारे अपोजिशन लीडर जेल में बंद थे, किसी में कोई ताकत नहीं दिख रही थी कि इंदिरा जी का कोई अपोज कर पाता। ये तो सिचुएशन थी। तो यही है कि गलत हाथों में अगर पड़ जाए तो भारत ने जो इतनी कोशिश से लोकतंत्र स्थापित किया और लोकतंत्र के कारण ही भारतवर्ष है और थ्राइव कर रहा है, तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाती है। इमरजेंसी तो बहुत ही गलत हुआ। इमरजेंसी को किसी कीमत पे ही नहीं लगना चाहिए। अगर आपसे सरकार नहीं संभल रहा है तो आप रिजाइन कर दीजिए। देश की जनता मालिक है, देश की जनता, चुनाव हो तो संभाल सके वो संभालेगा। अगर दूसरे से नहीं संभला तो फिर आप आ जाएंगे, जी फिर सर। आपको जनता मौका देगी। जैसे इंदिरा जी को फिर मौका मिला 80 में, 77 में चुनाव हारे। तो इमरजेंसी वाली बात तो किसी लीडर को माने नहीं सोचना चाहिए और अपोजिशन को भी कॉन्फ्रंटेशन में उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि माने कोई स्केप रूट नहीं। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम करने देने का मौका देना चाहिए और जो विरोध प्रदर्शन के तौर तरीके हैं वो करते विरोध। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर यहाँ पे एक चीज का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि ये इन सब मामलों के बारे में सुन के एक चीज अच्छा लगा कि उस टाइम पे रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों में ही कांटे की टक्कर था, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। और आप जिस प्रकार कह रहे हो कि ऑपोजिशन ने विरोध किया और इसका असर पड़ा, तो ये तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हम कह सकते हैं उदाहरण है कि ऑपोजिशन रूलिंग के रास्ते में एक क्या बोलूं, अगर कुछ गलत कर रहा है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको ऑपोजिशन विरोध कर रही है उसका, और उसका कोई असर पड़ रहा है, तो ये आई थिंक आप भी मानेंगे कि ये डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी का तो यही मतलब होता है कि जितना ताकतवर सरकार हो उतना ही ऑपोजिशन हो, ताकि अल्टीमेटली हम लाइक हमें फायदा हो उससे। तो एकदम से पावरफुल थी। आज के जेपी के आने के कारण तो ही वाज कमांडिंग द कंप्लीट मोरल अथॉरिटी ऑन नेशन। जी तो जी जी। इंदिरा गांधी वाज नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ हिम। उससे पहले उनकी भी बड़ी अद्भुत करिश्मा थी इंदिरा जी की, बाद में भी जी रही। जी लेकिन जी जी। जेपी के आने के बाद तो स्थिति बहुत बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरी है हर डेमोक्रेसी के लिए। अगर एक तरफा ऑपोजिशन हो जाता, एक तरफा रूलिंग हो जाता, तो फिर तो हम मतलब फिर किसी का भला नहीं होता उससे, तो हम्म। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो सर, आज का शो फिर एंड करने से पहले आपसे पूछूंगा कि कोई आप विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस चीज पे, या आपका कोई राय हो इस पे। हाँ, मेरा ये राय है कि हमने इमरजेंसी के आउटकम्स देखे और ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक कॉन्फ्रंटेशन के भी देखे। तो जैसे अभी मैं बार बार देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होती है,
अपोजिशन लीडर से बातचीत नहीं होती है, स्टेट असेंबली में बहस नहीं होती है, बहस टेलीविजन चैनल पर होती है, बहस जहां तहां होती है। जबकि जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के कुछ वैल्यूज है। जैसे हम पूजा करते हैं तो एक परंपरा होती है कि आप सवेरे नहा लीजिए, फास्ट रखिए, धूप अगरबत्ती जलाइए और फिर भगवान का आह्वान कीजिए, सच्चे मन से या कच्चे मन से करते। तो डेमोक्रेसी का भी एक रूल है कि पार्लियामेंट में बहस हो, पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर्स, रूलिंग पार्टी हर एक अपनी बात कहे और उसके बाद ही फैसला चाहे जो हो। डेमोक्रेसी हम जानते हैं कि मेजोरिटी का फैसला है, लेकिन एक भी खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि पार्लियामेंट में किसी बिल पर बहस नहीं है और इसी को सत्ता पक्ष ने एक ये भी बना लिया। अभी बाद में तो हंगामा होना शुरू हुआ। अभी मैंने बहुत सारे बिल पर देखा है, खासकर इंश्योरेंस बिल, बैंकिंग बिल। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे क्वेश्चन पूछ रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर लेडी सीतारामन से, निर्मला सीतारामन से। उन्होंने एक सिंपल आंसर दिया, बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड टुडे डिस्कशन, सो आई विल नॉट। दिस इज द डेमोक्रेसी। The opposition leader is asking you a question, and such a relevant question. Privatization of a bank or the industry of the nation is not ordinary question. तो सिंपली बिल्कुल और बिल्कुल फिर बिल्कुल क्या होता है कि कोई ना कोई बहाना से हंगामा शुरू हो जाता है। किसान बिल है, किसान बिल पर भी बहस नहीं हुई पार्लियामेंट में, हंगामा होता है। मैं बिहार असेंबली में देख रहा हूँ लगातार हंगामा होता है और उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार। एक कंप्लीट डिसिप्लिन होना चाहिए, कंप्लीट डेकोरम होना चाहिए कि भाई आप पार्लियामेंट में कोई हंगामा नहीं, पार्लियामेंट में बात, you use a sharp razor tongue, you use a lethal word, you get fully prepared in the parliament and involve yourself in debate so that public interest will be served. But rather to do that, you will see just like it. Means as if in parliament there is not a debate, but some explosive are there, little ignition, detonation is needed, immediately it will erupt into pandemonium and either opposition will leave the house or the ruling party will rule the house and they start. But the root of the democracy is getting weak. बिल्कुल बिल्कुल हर जगह पे ये पार्लियामेंट पे तो सबसे, चलो ये हम पार्लियामेंट में तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। और हर जगह पे अगर कोई टेलीविजन डिबेट भी चल रहा है तो ये कोई किसी का यहाँ पे दुश्मन तो है नहीं। अल्टीमेटली सबका पर्पस यही है कि देश का भला हो, डेमोक्रेसी अपलिफ्ट हो। तो फिर इस कदर डिग्रेडरी वर्ड्स यूज करना और इस बहस को अल्टीमेटली बहस में ही मतलब कोई ढंग की बातों से ज्यादा तो शोर शराबा और ये सारी चीजें होगी आजकल ज्यादा। तो ये डेमोक्रेसी गलत रास्ते पर, भारत की डेमोक्रेसी में यह एक गलत रास्ता तैयार कर रखा है और इसके लिए अपोजिशन लीडर्स और रूलिंग लीडर्स दोनों रिस्पॉन्सिबल है। मैक्सिमम बिल्कुल इलेक्टेड एमपी को तो सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल हमने बिल्कुल बिहार असेंबली को मैं कंटिन्यूअस वॉच कर रहा हूँ। आई हैव नेवर सीन दे आर डिबेटिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई हैव नेवर सीन दे आर कंपेयरिंग condition of Bihar with the other state like Bangalore, Maharashtra, Tamil Nadu and all. Because सब ऐसे रहेगा जैसे आर्ट क्लास नहीं चलता है, उस टाइप का डिबेट होता है। इन डेप्थ बिल्कुल डिबेट करते मैं देखा ही नहीं वहां पर नॉर्मल बिल्कुल लेजिस्लेचर्स पे। बिल्कुल तो बिल्कुल जो लेजिस्लेचर्स के स्टैंडर्ड कम हो गए हैं, इंडिपेंडेंस के समय जो इलेक्टेड लीडर्स थे या बाद में भी आए, we are having a galaxy of stars, they are well read, they were well imbued in the values of the democracy। तो इलेक्ट होते थे वो डिजर्व करते थे। तो जनता को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट इलेक्ट ऑल टॉम डिक हैरी सन्ड्री अंडू वांडू। बिल्कुल नॉलेजेबल पर्सन ओनली इन द असेंबली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, इसके साथ समाप्त करते हैं आज का शो। और फिर मिलते हैं अगले शो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर आज। थैंक यू सो मच। लास्ट में बोलते मैं एक बार बोल देता हूँ, इमरजेंसी में बहुत लोगों की बहुत पिटाई हुई,
इमरजेंसी के बहुत घातक परिणाम हुए। मैंने नसबंदी चलाया गया था, गांव को घेर घेर के जबरदस्ती हरियाणा में केस हुआ था, पूरी सीआरपीएफ बटालियन लगाई गई थी। तो बहुत आक्रोश था, कई घर उजाड़ दिए गए, बहुत लीडर की इतनी पिटाई हुई कि जेल में वो मर गए। मैंने अद्भुत नजारा था, आदमी की कोई मैंने वैल्यू नहीं रह गई थी। सरकार कोर्ट में साफ बोल रही थी कि किसी को भी पुलिस गोली मार सकती है, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। तो बहुत ही मैंने भयंकर नजारा था। भगवान न करे फिर ऐसी स्थिति हो और कोई भी लीडर इमरजेंसी लगाने की सोचे भी नहीं। मैंने बहुत पाप भी हुए इमरजेंसी में, बहुत पाप हुए। थैंक यू।